प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। और बात कर रहे थे कि जो लोग मुनाफरत फैला रहे हैं, तासुब की बात करते हैं, एहसास महरूमी को मजीद हवा देते हैं और ख़ासतौर पर वही सिचुएशन पैदा करना चाहते हैं जो सन 70-71 में थी। अरमान साहब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो सियासत में भी हैं, वो कलम तंजीमों के लोग भी हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन वो हुब्बुल वतन उनके अंदर नहीं है। देखिए मैं नहीं समझता खिलाफ कार्रवाई किस तरह हो सकती है, क्योंकि वो लिबादा ओढ़ लेते हैं सियासत का। वो कहते हैं जनाब हम जमहूरियत के बड़े हामी हैं, हमें हाथ ना लगाइए आप। मैं जिनकी तरफ इशारा कर रहा हूँ यकीन आप जानते हैं। देखिए मैं समझता हूँ कि जब तक आप इंसाफ की फराहमी आसानी नहीं बनाएंगे ना, जिधर खताकार हो उसको उसका इंसाफ दे दीजिए, निज़ाम अदल को मजबूत कर दीजिए, आप देखिए सबके सब सीधे हो जाएंगे। जैसे कहा कि मेजर साहब ने सहूलतकार, देखिए मैं समझता हूँ जो एपीएस में बच्चे शहीद हुए, जो खुद कुछ बम धमाकों में लोग शहीद हुए, जो बाजारों में शहीद हुए, जो औरतें मर गई पोलियो मुहिम की, जो भी आज तक मरा है पाकिस्तान के अंदर शहीद हुआ है, उसकी शहादत का कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान तहरीक तालिबान, पाकिस्तान तहरीक तालिबान के अलावा अफगानिस्तान के तालिबान, दाइश, रॉ, मोसाद, कौन है? अगर कोई जो है, क्या ऐसा नहीं है कि हमारी एजेंसियां जानती हैं? बात यह होती है कि एक वक्त तक जो है वो सबर जो है उसको थामा जाता है। आज जनरल राहिल शरीफ साहब ने ज़रब शुरू किया, आज खुद कुछ धमाकों में कमी आपने देख ली। आज टेररिस्ट देखें, डकैती, वारदात, राजधानी, चलती हुई सड़क पे लुट जाना अमेरिका और न्यूयॉर्क जैसी शहरों में हमसे ज्यादा है। इसको तो आप नहीं रोक सकते। ये तो खैर आपकी सतह गुर्बत जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे, अल्लाह करे उस पर भी काबू पाए। मैं समझता हूं कि सियासतदानों को एक स्टैंड लेना चाहिए जिसके अंदर उनको ये देखिए, कुलभूषण यादव आया, पीएम प्राइम मिनिस्टर साहब को, नवाज शरीफ साहब को आके दूबदू टेलीविजन पे एक चीज खिताब करनी चाहिए थी और उसमें मुखातिब करना चाहिए था। और वो आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म को मुखातिब करना चाहिए था। हिंदुस्तान के खिलाफ अब तक देखा हमने ये है कि एक तगड़ा बयान तक नहीं दे सके हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि एक सवाल आप दोनों से जरूर पूछूं कि पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा जब से सामने आया है, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान बड़ा इन्वॉल्व पाकिस्तान में हो गया है, दहशतगर्दी में पाकिस्तान में इजाफा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्या नुकसान हैं हिंदुस्तान को? दूसरे ममालिक को क्या लेना देना हमारे इस तरह के मंसूबों से? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं हमारे जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के ख़िलाफ़ हैं। वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, खुशहाली हो और पाकिस्तान एक मजबूत कौम बन के उभरे और उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। यही वजह है कि वो हर किस्म की दहशतगर्दी, चाहे वो सेक्टेरियन हो, चाहे वो किसी भी किस्म की दहशतगर्दी हो, तासुब पे मबनी हो, लिसानी हो, एहसास महरूमी के हवाले से हो, ये सारी दहशतगर्दी, ये सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए हैं। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ को बहुत चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा, और वो चीज़ ये है कि अगर हमारे यहाँ कहीं नाइंसाफ़ी है, एहसास महरूमी है, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें उसको प्रायोरिटी के ऊपर, हमें उन तरजीही बुनियादों पे उन मसाइल को देखना होगा और उनको मेरिट के ऊपर हल करना होगा। और जैसा कि अरमान भाई ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि अगर मुल्क में इंसाफ होगा तो अमन भी होगा, इंसाफ नहीं होगा तो अमन भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो मैंने आपसे कहा था कि तमाम मसलहतों से बालातर होकर जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको बेनकाब करना होगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। सर, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितनी भी हैं, लाइक तहसीन, उन सब का काम, और मैं सवाल ये करना चाहता हूँ आपसे कि सियासी जमातों का ऐसे में क्या किरदार होना चाहिए जब इतने नाजुक मराहिल से गुजर रहा है इस वक्त पाकिस्तान की कौम? जी, ऐसे हमारी जो सियासी जमातें हैं बेसिकली वो बुनियादी तौर पे तो अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो मुल्की यकजहती और मुल्की इत्तेहाद के लिए जो काम करना चाहिए उसमें हमारी सियासी जमातों का किरदार बहुत कम है, बल्कि काफ़ी हद तक उनका किरदार जो है मुकामी हो चुका है। जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, जैसे वो पंजाब तक महदूद हो गए, पीपल्स पार्टी अंदरून। सर, हालांकि वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, चारों सूबों के वज़ीर आज़म हैं, वो सिर्फ महदूद क्यों कर रहे हैं आप उनको पंजाब तक? जी, वो तो देखें, वो तो नजर आ रहा है कि उनके जितने भी तरक्याती मंसूबे हैं वो एक बरकस के गिर्द घूम रहे हैं। आर्मी तरमीम के बाद तो वो दखलंदाजी नहीं करेंगे ना बाकी सूबों में भी, जहां उनकी, आप देखें उनके भाई की हुकूमत अगर पंजाब में वज़ीर आला वो हैं तो सिर्फ वहीं तक देखेंगे वज़ीर आला पंजाब। देखें, कुछ तो 18वीं तरमीम के बाद फिर बात ये करना शुरू कर देते हैं लोग, इस पर भी एतराज़ात होते हैं कि अभी के वज़ीर आला को एतराज़ात हो गए, सिंध के वज़ीर आला साइंस सरकार को एतराज़ात हो जाते हैं। अरमान साहब वो कहते हैं दखलंदाजी ना करें, हमें काम करने दें। दखलंदाजी ना करें, पैसे दे दें, दखलंदाजी ना करें, हमको पैसे दे दें ताकि हम वो भी खा जाए। बात यह है कि देखें, जब तक आपका ज़मीर नहीं जागेगा ना, जो ज़मीर आजकल जगवाया जा रहा है इन सब की भी जगह है। बात यह हो रही है, हम लोग खुल के बात नहीं करते, खुल के बात करें भाई। देखें, आपको सियासत करनी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के खिलाफ, एमके ग्रुप के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, नून लीग के खिलाफ करिए, लेकिन पाकिस्तान में शहीद होने वाले, यार
कुछ तो सोचें। मतलब इंसान एक जब शहीद होता है, जब मरता है, आपके वाक कैंप पे, GHQ पे कहां कहां तक पहुंच गए वो, और कहां कहां तक उनकी हिम्मत हो गई, और कहां कहां तक वो मेहरान बेस फलाना ढिमकाना सब कुछ कर गुजरे वो। सर बराह रास्त खुद जाहिर नहीं कर सके होंगे, यकीनन उनके साथ सहूलतकार हैं। मीर जाफर साहब के जिनके मेजर साहब बात कर रहे हैं, नॉट द इशू अबाउट द सहूलतकार, इट्स द इशू कि आपकी यूनिटी, एकजहती और आपकी सोच कहां पे जाके खड़ी हो रही है। देखें अभी वॉर मुसल्लत करने का वक्त नहीं है। तो साहब आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त बड़ी जरूरत है यकजहती की, यगानियत की? क्या कौम में इस वक्त यकजहती नहीं है? नहीं, हमारे पास लीडरशिप का बहुत बड़ा फुकदान है। कौम को देखें, बिजली नहीं मिल रही, गर्मियां सर पे खड़ी हुई है, पानी का टैंकर लेने के लिए वो खड़ा है। हमें तो ऐसे मसाइल में उलझा दिया गया। अलिद की पसंद तहरीकें वहां पर जाके ने उलझाया भाई, मुल्क दुश्मन अनासिर वहां जाकर नेटवर्क बना रहे हैं। मेरी बात क्या किया जाए? मेरी बात इन तरह के कामों में उलझा दिया करेंगे भाई, ये करेंगे, ये एक जगह होके बैठ के बोलेंगे कि छोड़ो तमाम सियासतबाजी, इस वक्त बात करो तो दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के शाने बशाने खड़े हो जाओ। यहाँ पर तो चैलेंजेस दूसरे डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ पर तो डॉक्टर आसिम जहर बलोच और फलाना डिस्कस हो रहा है। आपके यहाँ कुलभूषण यादव एक पकड़ा गया ना अभी, कितने ही कुलभूषण यादव इस वक्त घूम रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको एक्सपोज करने की जरूरत है, और कितने ही हुसैन पटेल के नाम से घूम रहे हैं जिनको दिखाने की जरूरत है कि देखो ये मीर जाफर था, ये तो सिंध के अंदर एजेंसी का किरदार रह गया है। मेजर साहब, जिस तरह अरमान साहब कह रहे हैं, आज के खुल के बात कर रहे हैं, अच्छी बात है भाई, सच आए लोगों के सामने, हमारे प्लेटफॉर्म से कम सच लोग सुने भी, देखें भी, समझें भी इस बात को कि जब हम बात कर रहे होते हैं बलूचिस्तान की, कराची की, जो अहलियत की पसंद के खौफनाक मंसूबे बनाकर बैठे हुए और उनके मुंह में उनके अज़ाइम इंशाल्लाह खाक मिल जाएंगे जिस तरह पहले मिलते आए हैं, उन लोगों के लिए ऐसा क्या किया जाए, ऐसे एजेंटों के लिए इस तरह क्या मंसूबा बनाया जाए, या क्या इस तरह इक़दाम किए जाएं कि ये लोग अपने अज़ाइम में नाकाम भी हों और आइंदा के लिए इस तरह के लोगों को जो हाथों से खेलते हैं, ब्रेन वॉशिंग करते हैं, इस तरह ना कर सकें ये लोग? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे इदारों का, तो हमारे इदारे या जिन्हें आप एजेंसियाँ एजेंसियाँ कहते हैं या इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ माने जाते हैं, उनका काम माना जाता है, बल्कि उनकी जो उनके हर चीज़ को सराहा भी जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो आपने एक कुलभूषण यादव की बात की, यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये एक बात अलग है कि एक को मीडिया हाइप ज़्यादा मिल गई और ज़्यादा पता लग गया क्योंकि कुछ हमारी सिफारती रिक्वायरमेंट थी या कोई हमारे सियासी मकासद थे, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बताऊं ये रोज के हिसाब से, हजारों के हिसाब से लोग पकड़े जा रहे हैं और कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा रहे हैं। लिहाजा आप अपने इदारों पर एतमाद है। ये तो बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जिन बिल्कुल जो हुब्बुल वतन के अंदर है नहीं नाम को भी, वो इस तरह की बातें करते हैं कि इदारों में एतमाद नहीं, शायद सबको एतमाद है। पूरी कौम एक जगह इकट्ठी है इंशाल्लाह अपने वतन अजीज के दिफा के लिए, पाक फौज के शाना बशाना मौजूद है। मैं बात ये कर रहा हूँ आपसे कि जनाब जिस तरह की जो बातें की जाती हैं, कल एक एजेंट, परसों एक एजेंट पकड़ा जाता है हिंदुस्तान का, तो हिंदुस्तान के रिप्लाई उन्होंने ये किया है कि एक तरफ तो मान लिया कि जी बहरिया का मुलाजिम था, रिटायर्ड हो चुका है, राव से इसका कोई ताल्लुक नहीं, किस तरह पहुंचा हम देख रहे हैं। दूसरी जानिब उन्होंने राजस्थान में दाखिल होकर 35 अफराद को पकड़ लिया, और अब वहां प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है मीडिया पर कि जी देखें ये 35 अफराद हमने कल ही पकड़ लिए हैं उस एजेंट के बाद जो हमारा पकड़ा गया था वहां पर पाकिस्तान में, जिनका ताल्लुक ISI या फलां तंजीम से, या पाकिस्तान के एजेंट हैं या दहशतगर्द हैं। ये जो रवैया है हिंदुस्तान का कि हम यहाँ तमाम शवाहिद पेश कर रहे हैं, और वो जनाब सरहदों की खिलाफ वर्जी मुसलसल करने के बाद बेगुनाह लोगों को पकड़ लेता है और कहते हैं कि जनाब ये देखिए हमने भी एजेंट पकड़ लिए आपके। जी देखें, इसका तो उससे कोई ताल्लुक बनता ही नहीं है किसी तरह, क्योंकि वो तो एक राह का तरबियत याफ्ता मुस्तनद एजेंट है, जबकि पाकिस्तान से जाने वालों से जो छोटी मोटी गलती हुई है होगी वो ये हुई होगी कि वो उन्होंने जिस शहर से जाना था वो एक शहर से दूसरे शहर अपने किसी रिश्तेदार राजस्थान से उन्होंने पकड़ा है जनाब उनको। राजस्थान में सरहदों के खिलाफ आप देखते हैं बहुत लंबी सरहद है, तमाम पे तो सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती ना, और ये लोग आते जाते हैं जिस तरह सरहदों से आप जानते हैं। नहीं, ये केस अलग है। ये केस ऐसा है कि कुछ अच्छा वो इसको जोड़ रहे हैं इससे, वो कहते हैं ये लोग लीगल तरीके से इंडिया में दाखिल हुए थे, ये लोग बाकायदा पासपोर्ट पे इंडिया गए थे, लेकिन वो जो एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने जितने शहर लगाए हैं आप उस शहर से इधर उधर नहीं जा सकते। सर बहादुर तो आप इतने हैं, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ सर, बहादुर आप इतने हैं कि 16,000 अफराद ने मैच देखने के लिए दरखास्तें जमा की थी, 600 को आपने वीजा दिया। हमारे यहाँ से तो कबूतर चला जाए डर जाते हैं आप, और बातें करते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो सर अरमान साहब जज्बातियों की बात करते हैं, मेरा ख्याल है शायद वक्त आ गया है कि उनकी जबान में जवाब दिया जाए। अरमान साहब वहां तो कबूतर से डर जाते हैं, 35 अफराद बेगुनाहों को पकड़ लेते हैं कि जी ये भी शायद एजेंसीज के आदमी है, एजेंट है, फलां है, तफ्तीश होती है, कोई शवाहिद नहीं मिलते, उसके बावजूद शर्मिंदा होने के बजाय फिर ढिठाई से
फिर नई कोई फिल्म बना के सामने ले आते हैं। देखिए बात यह है सरवर साहब कि ये जो मतलब इंडिया है इसका शुरू से ये ढकोसला है। 18 टेररिस्ट घुसे थे, 17 मार दिए, एक को जिंदा छोड़ा, वो भी भगवान भगवान कर रहा था। ये अपने स्टोरी को स्क्रिप्ट ठीक तरीके से नहीं कर पाते बेचारे। और परवेज मुशर्रफ साहब ये दिल्ली में बैठ के बोल चुके हैं कि जो तुम्हारी रॉ करती है वही ISI उसका जवाब दे देती है। ये तो तरीकेकार है ना, जिस जुबान में तुम बात करोगे, लेकिन हम तुम्हारे हद तक नहीं जाते जिस हद तक तुम रवैया रखते हो। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मैं चला जाऊं भारत, मैं NOC लेके जाऊं, मैं वहां पर विजिट कर रहा हूं, मेरे पास से आप रॉकेट लॉन्चर्स निकालते, भाई आप निकाल सकते हैं, आपके शहर में हूं, आपके मुल्क में हूं, आप कुछ भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा रवैया तो ये रहा 1962-63 की बात है कि चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई हुई तो हमें भरपूर मौके मिले थे। जब चाइना की फौज अंदर घुसी थी हिंदुस्तान में, उन्होंने कहा भी कि आप भी, लेकिन हमने सिफारती सतह पर ये बात करने की कभी हमने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान के ऊपर इस तरह का कोई बैन अवी खिलाफ वर्जी के कवानीन की और सरहदों की उनकी पामाली कर दें, कभी नहीं कहा हमने। हमें तो गोल्डन टेम्पल वाकया के बाद भी बहुत मौके मिले, हमने जब भी कुछ नहीं कहा। मेजर साहब क्या कहेंगे आप? ये एक तरफ हमारा रवैया ये है कि हम चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं अमन हो, अमन की बात की जाए, मोहब्बत की बात की जाए, आवाम एक दूसरे के पास आए जाए, जबकि दूसरी जानिब हिंदुस्तान मुसलसल तकदू में लगा रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के मंसूबे खौफनाक बनाता रहता है। वो देखें, हिंदुस्तान का ये मामला है कि वो पाकिस्तान के साय से भी डरता है, और चूंकि हिंदुस्तान के पीछे हिंदू बनिया ज़हनियत है, तो मैं आपको यहाँ पर वो वाक़या ज़रूर सुनाऊंगा, वो बल्कि लतीफ़ा है कि एक हिंदू बनिया किसी तरह एक पठान के सीने पे चढ़ गया था और वो उसको मारता भी जाता था और रोता भी जाता था, और किसी ने उससे पूछा कि तू ऊपर चढ़ा हुआ है, तू मार रहा है और तू ही रो भी रहा है, तो उसने कहा मैं मार तो रहा हूँ इसको, लेकिन मैं इसलिए रो रहा हूँ कि थोड़ी देर के बाद जो कुछ मेरे साथ करने वाला है वो शायद उसके डर से मैं रो रहा हूँ। तो ये जो है ये पाकिस्तान के साय से भी डरते हैं, और ये लेकिन ये कि हमारे हुक्मरानों का अब वक्त आ गया है कि हम हिंदुस्तान को जो है आंखों में आंखें डाल के बात करें, और हिंदुस्तान को हम उसके हर एक्शन का मुंह तोड़ जवाब दें, इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। अगर वो हमारी किसी सरहद की खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसका हमें 100% मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और फौरी जवाब देना चाहिए। उसके अंदर इंतजार या ले तो लाल से काम लेने की जरूरत नहीं है। और इंडिया के साथ सबसे पहले जो हमारी ये बिजनेस हॉलीडे चल रहा है, इसको हमें फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए और इंडिया को उसकी जगह पे उसकी जगह। आखिरी मिनट है मेरे पास, अरमान साहब आपसे जानना चाहूंगा मैं, सियासी जमातों का क्या किरदार होना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? देखिए जी, बैठें, बात करें और बताएं कि देखो भाई लड़ना नहीं है, वॉर इज नॉट मतलब सोल्यूशन ऑफ कि आप उसको बैठ के लड़ जाए, बम गिरा दें, न्यूक्लियर मार दें। बैठो, बात करो, समझो, अपनी गलतियों को तस्लीम करो। ये ट्रेड व्रेड, ये वीजा सब छोड़ें, आप पहले बात करें, आए, समझे देखें सारी चीजों को कि आप अगर दहशतगर्दी कर रहे हैं, अगर हमने पलट के ये करना शुरू करा आपके मुल्क में तो आप कहां जाएंगे? आपके यहाँ तो खुद इतनी आजादी की तहरीकें चल रही हैं कि अगर हमने उसमें हाथ डालने की कोशिश करी, पसंदों की तहरीकें, बात वही है कि तोड़ने पर मत जाइए, जंगों पे मत। देखें इस वक्त लड़ाई के ये नहीं है 2 न्यूक्लियर गिरने, खुदा ना खास्ता, वॉर इज नॉट ए इशू। अगर NOC पर भी पहली गोली चलती है तो बहस छिड़ जाती है कि मारी पहले किसने थी, उसका कोई हल नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि सियासतदानों को चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के हेड को चाहिए, टेबल पे लाए, बैठे, बात करें, बोले भाई आओ बात करो, ये तुम्हारे ये प्रूफ है, इतने लोगों की शहादतें पाकिस्तान दे चुका है, आप बताओ चाहते क्या हो? और उसमें सुपर पावर को भी बिठाए, इधर चाइना को भी बिठाए, और जो ममालिक सपोर्ट में है, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, उनके हवाले से भी जो प्रूफ्स हैं उनको टेबल करें और बोले देखें जी इनफ हो गया, हमें हमारे मुल्क में आराम से रहने दें, आप अपने मुल्क में आराम से रहें, क्योंकि ये हल नहीं है। अगर आप नहीं रुकेंगे तो फिर बंद होनी चाहिए पाकिस्तान में। जी मेरे साहब आखिरी 10 सेकंड है, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि अरमान साहब ने फरमाया, दोनों ममालिक के जो लीडर्स हैं उनको चाहिए कि वो जगोजदल से इज्तनाब करें और अमन का रास्ता अपनाएं, क्योंकि दोनों मुल्क की आवाम बहुत गरीब है और उनको ज़रूरत इस बात की है खुशहाली की, तरक्की की और अमन की, और ये सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि 2 बड़े मिलकर बैठें और मामलात को आपस में इफ़ाम तफहीम से सुलझाना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर कासिम जफर साहब आपका, अरमान हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज का मौजूद था, आपने प्रोग्राम देखा है कि पसंद आया होगा। बहुत सारी बातें आज मेरे जो मौजूद मेहमानों ने की हैं वो यही है कि प्यार मोहब्बत बढ़ना चाहिए, लेकिन अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी दुश्मन हरगिज न समझे। और इससे पहले हमें बारहा वो आजमा चुका है, मुंह की खाई है, दांत खट्टे किए हमने उनके बारहा। फिर इस तरह की हरकतें, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ करना, सिफारती सतह पर ताल्लुकात ज़ाहिर से ख़राब होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। हम जब भी अमन की बात करके आगे बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, आप इस तरह के खंजर खोपना शुरू कर देते हैं। ये आज की बात नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है जब से यही वतीरा रहा है आपका। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आंखों में आंखें डाल के हिंदुस्तान के साथ बात की जाए, तमाम शवाहिद को आलमी सतह पर उठाने के लिए ज़रूर
कोशिशें होनी चाहिए, भरपूर तरीके से कोशिशें होनी चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरवर राजपूत को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।